और हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज 10वां दिन है। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का यहां पर प्रस्तुतिकरण होगा। कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। उसके बाद मतदान होगा। कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर सदन में हंगामा हो सकता है। लगातार कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी हुई थी। एक बार फिर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस भी प्रदर्शन कर सकती है राहुल गांधी के मुद्दे पर। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है अलग अलग मुद्दों को लेकर। और आज भी 10वें दिन की इस कार्यवाही जो 2 बजे से शुरू होगी, ऐसा माना जा रहा है कि प्रश्नकाल से ही हंगामे के आसार यहां बने हुए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का। इसी खबर पर हमसे जुड़ गए हैं। रणबीर, 10वें दिन की कार्यवाही अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। क्या कुछ अहम आज रहेगा इस कार्रवाई में? हंगामा तो आए दिन हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्रवाई है, किस तरीके से आज वो रहने वाली है? रणबीर जी हाँ, देखिए, प्रश्नकाल दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगर कोई किसी तरह का हंगामा नहीं बरपा तो शायद ज्यादा संख्या में प्रश्न शामिल हो सकते हैं सदन की कार्रवाई के दौरान। ज्यादा सवाल जो है स्वास्थ्य से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हैं और वन विभाग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन पर सदन जो है गर्मा सकता है। और उसके बाद जो बजट अनुदान मांगे हैं उनको जो है उनको प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद उस पर जो है चर्चा के बाद उनको पारित किया जाएगा। और उसके बाद जो कट मोशंस हैं, जो कटौती प्रस्ताव है, उस पर चर्चा शुरू होगी। ये जो है 2 दिन तक इस पर 3 दिन तक इसमें चर्चा होनी है। ये जानकारी निकल कर आ रही है कि कुल शायद 17 सदस्य कट मोशंस पर जो है सदन में बोलेंगे। और लगता है कि जिन जिन विभागों में कोई ज्यादा कहीं पर जो है बजट रखा गया है, कहीं कमी है, तो उसको लेकर अपनी बात यहाँ पर सदन में रखी जाएगी। लेकिन दूसरा हम ये देख रहे हैं कि हंगामे के आसार इसलिए भी बन रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस लगातार आक्रोशित है, लगातार धरने प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। भाजपा ये कह रही है कि एक तरफ मुख्यमंत्री का विधानसभा के बाहर सड़क पर उतरकर नारेबाजी करना सही नहीं है। इस पर भाजपा जो है काफी हमलावर है। और पिछले कल हमने देखा कि रिज मैदान पर भी प्रोटेस्ट किया गया जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए, उनके कैबिनेट मंत्री इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। कैंडल मार्च वहां से निकाला गया। तो शायद हो सकता है इस पर भी, क्योंकि रिज मैदान पर परमानेंट 144 धारा लगी रहती है, तो वहां पर किसी तरह का स्लोगन शाउटिंग नहीं की जा सकती, कोई धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। असेंबल जरूर हो सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि क्या इसकी अनुमति ली गई थी, नहीं दी गई थी। जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री जहाँ पर खड़े होंगे तो वहां पर कुछ नियम कायदे जो है वैसे भी टूट जाते हैं। और ये जानकारी निकल कर आई है। हालांकि स्ट्रेटेजी क्या है विपक्ष की, ये तो 2 बजे के बाद पता चलेगा। उससे थोड़ी देर पहले पता चलेगा कि क्या विपक्षी जो है इस मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखना चाहिए या फिर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है लिया जाएगा। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष में लगातार हमलावर है। एक अब राहुल गांधी वाला मुद्दा विपक्ष के पास आ गया है कि ये लगातार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अदालत का सम्मान होना चाहिए। और दूसरा संस्थानों को डीनोटिफाई का मुद्दा है। और कुछ और अन्य मसले हैं जिन पर सत्ता पक्ष के साथ टकराव चल रहा है, जो हर रोज हमने देखा है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज किस तरह का जो है सदन के भीतर जो है विपक्ष का रुख रहेगा। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और कितने तारांकित और कितने अतारांकित प्रश्न लगाए गए थे इस बार की कार्यवाही के लिए, और उनमें से कितनों का निवारण हो चुका है, कितनों का जवाब पेश किया जा चुका है, और आज कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं? जी हाँ, देखिए, जो स्टार्ड और अनस्टार्ड जो प्रश्न है उनकी संख्या काफी ज्यादा रहती है। 1 घंटे का समय रहता है
प्रश्नकाल का, तो ये यहाँ पर देखना होगा कि इस 1 घंटे के दौरान कितने प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि फेरिस्त काफी लंबी है। क्योंकि एक प्रश्न का जब जवाब दिया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आज कितनी देर तक प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, या फिर प्रश्नकाल के दौरान ही हंगामा होगा, या उससे पहले ही कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जाएगा विपक्ष की तरफ से। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि बजट की जो अनुदान राशि है उस पर भी चर्चा होनी है। 27, 28, 29 3 दिन का वक्त तय किया गया है जब बजट को लेकर चर्चा होगी, और कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मतदान भी होगा। ये तमाम प्रक्रिया किस तरीके से होगी, आज संभव है या फिर अगले दिन के लिए इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा? रणबीर, देखिए, जो अनुदान मांगे होती है, जिनको प्रस्तुत किया जाता है, उन पर चर्चा होती है और मतदान के बाद उनका पारण किया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है कि अनुदान मांगे सत्ता पक्ष की बात करें तो पूर्ण बहुमत में यहाँ पर है, उस पर अनुदान मांगों पर जो है चर्चा के बाद उस पर मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संख्या बल वैसे भी ज्यादा, तो वो पारित हो नहीं। हाँ, उसके बाद कट मोशंस लाए जाएंगे, कटौती प्रस्ताव पर जो है चर्चा यहाँ पर होगी। जी जैस्मिन। ठीक है रणबीर, अब से कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। नजर आप बना के रखिए। फिलहाल के रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी शिमला से एक और बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा शिमला पहुंचे। सीएम सुक्खू से उनकी मुलाकात हुई। सरकारी आवास ओक ओवर में ये मुलाकात हुई। सीएम सुक्खू ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर आनंद शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। बड़ी न्यायपालिका पर भरोसा है। निचली अदालत का ये फैसला है जो नहीं टिकेगा। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता की अदालत में राहुल गांधी की आवाज रोकने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा, ये सीएम सुक्खू ने कहा। और कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा शिमला पहुंचे, जहां जोरदार उनका स्वागत सीएम सुक्खू ने किया। साथ ही राहुल गांधी के मुद्दे पर आनंद शर्मा ने कहा कि निचली अदालत का फैसला है और उच्च न्यायालय पर भरोसा है और राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की गई है, ये उन्होंने आरोप भी लगाया। इस बीच सीएम सुक्खू का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो अदालतों को देखना, और हमारा पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा है, भारत की जुडिशरी पर एक लीगल प्रोसेसेस होते हैं। पर उससे बड़ी बात एक है कि आज जो देश के अंदर वातावरण है उसमें क्या किसी भी राजनेता पर किसी भी टिप्पणी को उस पे गंभीरता से गहराई से जाना चाहिए। जो लीगल प्रोसेस है उसमें अपील भी होगी, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि भारत की जो हमारी बड़ी न्यायपालिकाएं हैं, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस चीज़ पे निगाह रखे हुए हैं और यहाँ न्याय होगा। ये सस्टेन नहीं हो सकता जो फैसला है सूरत कोर्ट का। मैंने भी उसको गहराई से देखा, हम भी वकालत जानते हैं, वो कानून को जानते हैं। वो बहुत एक विवादित और गलत फैसला है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है। आज सब समाज के जितने भी वर्ग है और जितनी निडरता से राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी आवाज को, उनकी सदस्यता खत्म करने के बाद सदन में तो रोका जा सकता है, लेकिन जनता की अदालत में रोकने के लिए उन्हें कोई कानून बनाना पड़ेगा, तभी वो जनता की अदालत में रुक सकते हैं। एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है। अभी कन्विक्शन हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में हमारा जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा होना जरूरी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक है। धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, नरेश ठाकुर, राजेंद्र जार, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की है, वो लोकतंत्र प्रणाली में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही शर्मनाक और घटियापन सरकार का दर्शाता है कि आज ये सारी संस्थाओं के ऊपर अपने कब्जे में करते हुए जिस तरह देश की संपत्ति बेची, उसी तरह अभी न्याय भी बेचने के चक्कर में पड़े हुए। धरना प्रदर्शन जो आज है वो जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह। आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कंगार तक पहुंच गई है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की जो पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती। विपक्ष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई कमी जो रह गई है इस देश को चलाने में, जो सरकार बैठी है सत्ता में उससे, तो विपक्ष उसको नज़र दिखाता है, बताता है। और अगर आप एक डिक्टेटरशिप के तहत होकर इस विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा कि राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं बन सकते। सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबर आपको कांगड़ा से देंगे, जहां H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला सामने आया है। यहां 2.5 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कांगड़ा के CMO डॉक्टर सुशील शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। जिले में इस संक्रमण का ये पहला मामला आने के बाद जिला स्वास्थ्य महकमा सभी अस्पतालों से लेकर PHC और CHC स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दे रहा है और पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। वहीं गुरु नानक देव जी के वंशज और ऊना नगर के संस्थापक बाबा साहिब सिंह बेदी के जन्म उत्सव शुरू हो गया है। आज के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और उन्होंने किला साहिब में पहुंचकर शीश नवाया। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सर्वजोत सिंह बेदी और बाबा अमरजोत सिंह बेदी से मुलाकात की। 3 दिन तक चलने वाले समारोह का समापन 28 मार्च को होगा। इस दौरान देश विदेश से आई संगत कार्यक्रमों में शामिल होगी। वो तकसीम होनी है किसी मोड़ ते बिल्कुल वो तो बुढ़ी दी ने जगह जेडी ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ कोई हमें इस बात का फक्र है कि जो हमारा ऊना जिला है
ये गुरु नानक देव जी की वंशज और उनके जो है एक कर्मस्थली है और वहाँ पे हर साल जो है ये कार्यक्रम बाबा सरजोत सिंह जी बेदी जी के नेतृत्व में किया जाता है। और मैं तो विशेष तौर पे यहाँ पे आया, हमें जिस ढंग से प्यार और मार्गदर्शन मिला, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। और जब भी हमें लगता है कि हमें ऊना जिला के बारे में कुछ प्लान करना है, कुछ सोचना है, अब तो छोटे बाबा जी भी बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पे उभरे हैं, लेकिन हम समय पे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है और आज मां दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी को ये दिन समर्पित है। कृषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। मां कात्यायनी की पूजा विवाह संबंधित मामलों के लिए अचूक मानी जाती है। मान्यता है कि इनकी कृपा से मनचाहा वर और प्रेम विवाह भी अड़चने दूर हो जाती हैं और ये संभव हो जाता है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहते हैं देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रों के छठवें दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपनी पत्नी के साथ मां ज्वालामुखी के दर्शन और पूजा करने पहुंचे। पुजारी न्यास सदस्य दिव्यांशु भूषण दत्त ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई। राज्यपाल ने यहां गर्भगृह के साथ साथ मोदी भवन, योगिनी कुंड और शयन भवन के भी दर्शन किए। इस मौके पर डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने राज्यपाल को माता की तस्वीर भेंट की और सिरोपा भेंट किया। चैत्र नवरात्रि का एक विशेष महत्व है और मैं इस समय माता ज्वाला देवी के दरबार में हूँ और गोरखपुर से आया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से गोरखनाथ और ज्वाला देवी माता ज्वाला जी का एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो ज्वाला दिखती है न तो ठंडी है न गर्म है, मतलब माँ की कृपा हमेशा सब पर बरसती रहे, यह यहाँ कल्पना लेकर के सभी लोग आते हैं। मैं भी कृपा सभी जनों पर माँ को बरसाने के लिए निवेदन करने के लिए आया हूँ। हमारा देश समृद्ध हो, इसकी कामना करता हूँ। चैत्र नवरात्रि के मौके पर हम आपको मां बगलामुखी के दरबार के दर्शन भी कराते हैं। कांगड़ा में अकेला ये मंदिर ऐसा है जहां शत्रुनाशिनी और वाक सिद्धि जैसे यज्ञ होते हैं। मंदिर में होने वाले शत्रुनाशिनी यज्ञ में लाल मिर्च की आहुति डाली जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। रामायण और महाभारत में भी मां बगलामुखी की पूजा का जिक्र है। मां बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इस कारण मां के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर सब कुछ पीला ही होता है। मां बगलामुखी की महिमा ही है कि आज के दौर में बड़े राजनेता, अभिनेता मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक शामिल हैं। नवरात्र में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के दर्शन पूजा के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की माने तो माता चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी चिंताएं दूर करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव छिन्नमस्तिका देवी की रक्षा चारों दिशाओं से करते हैं। पूर्व में कालेश्वर महादेव,
पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचकुंद महादेव और दक्षिण में शिव बारी हैं। ये सभी मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर से बराबर की दूरी पर स्थित हैं। चिंतपूर्णी देवी छिन्नमस्तिका का निवास स्थान भी है। चैत्र नवरात्रों में चिंतपूर्णी में इन दिनों भव्य मेला भी चल रहा है। चिंतपूर्णी माता रानी दे मत्था टेकण इत्थे शब्दां नाल माता रानी दे मत्था टेकण आईदा ते मना माता रानी सारिਆਂ ਦੀ मनोकामना पूरी करती है। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ आना चाहिए ते अपनी मनोकामना रख के माता तो पूरी करानी चाहिए ने। हमारा माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है और हम आशा करते हैं माता रानी ऐसी पूरी करती रहे सबकी मनोकामनाएं। जय माता दी। पूरे परिवार के साथ आए हम लोग माता जी चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने और हम 20 साल से करीब आ रहे हैं। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। वहीं पश्चिम बंगाल की लोकसभा सदस्य लॉकेट चटर्जी ने भी माता के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि माता का ये दरबार बहुत ही अद्भुत और रमणीक है। यहाँ पर नवरात्रि पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ। ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ नमस्कार करने वास्ते आवांगे। अच्छा महसूस हो रहा है नवरात्रि के इस पर्व पे माँ का पूरा आशीर्वाद मिलता है। पूरा देश को अच्छा होगा, सब लोगों को अच्छा हो, ये प्रार्थना किया मैंने। वहीं मनाली में आराध्य देवी माता हिडिंबा और दुर्गा माता मंदिर में लोग दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। माता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। लोग सुबह से माता के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। 22 तारीख से हमने मतलब अनुष्ठान जो चलता है हमारा ये मंदिर में 9 दिन तक। 9वीं को हवन होता है, 10वीं को फिर भंडारा यज्ञ होता है, विशाल भंडारा होता है बहुत बड़ा। 9 दिन जो है ब्राह्मणों द्वारा जो 9 ब्राह्मण बैठते हैं अनुष्ठान में, तो 9 दिन जो पाठ चलता है ब्राह्मणों द्वारा। 9वीं वाले दिन जो है पूर्णाहुति होती है, उसके बाद 10वीं को भंडारा किया जाता है। ये 9 अवतार माता ने इन चैत्र नवरात्रों में अलग अलग रूप से लिए हैं और वो सृष्टि के कल्याण के लिए अलग अलग रूपों में माता जो है अवतरित हुई है और उन्हीं के पीछे ये नवरात्रे जो है मनाए जाते हैं ताकि संसार का भला हो। ये पूजा आदिकाल से चली है जी। ज्वाली विधानसभा में पठान मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला की पहाड़ी पर मां बगलामुखी का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालु में बड़ी आस्था है, लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु हमेशा से नाराज रहते हैं। इस मंदिर के रास्ते पर मांस की दुकानें होने से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। श्रद्धालुओं ने पंचायत से अपील की है कि मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। सर व्यवस्थाओं को लेके यहाँ मंदिर के अंदर तो परिसर के अंदर तो ठीक है सब कुछ, लेकिन जहाँ से आते हैं मीट की शॉपें हैं, यहाँ नॉनवेज की दुकानें हैं, पार्किंग की थोड़ी बहुत समस्या है, टॉयलेट की है नीचे लेडीज़ के लिए किसने आना लंबे सब, तो उनके लिए दिक्कत है। इसका प्रशासन को चाहिए कुछ करना चाहिए, या पंचायत को चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए या पुरातन विभाग को चाहिए कि गाड़ियाँ जैसे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें, जगह बहुत कंजस्टेड है। और ऊपर से दुकानें देखो मंदिर के पास, जबकि नॉनवेज की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मतलब फूलों की लगाओ या प्रसाद वगैरह की ऐसे वो तो ठीक चलता है, लेकिन मंदिर के पास नॉनवेज की दुकानें ठीक नहीं लगती। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे जी इसको लेकर? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हमारे लोगों की जो आस्था इससे जुड़ी हुई है, तो कम से कम मतलब लोगों की ये आस्था आहत नहीं होनी चाहिए। मैं कानपुर से पहली बार जो माता के स्थान पर आया हूँ। माता बगलामुखी का नाम मैंने काफ़ी देर से सुना हुआ था, बट आज मेरे मन की जो मुराद पूरी हुई है उनके दर्शन करके मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा। अंदर बैठते ही काफ़ी मन को शांति मिली।
अंदर परिसर में काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, बट जो बाहर है थोड़ा नीचे थोड़ा आने की थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली है। मैंने काफ़ी देर से सोच रखा था कि मैंने आना है, तो अब नवरात्रों में माता ने मुझे यहाँ पे बुला लिया है और यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिली है और बहुत ही खुशी महसूस हुई है। एक्चुअली मंदिर के बारे में जो हमारे पास जानकारी है 1400 से मिलती है। 1400 ईस्वी में राजा रामचंद्र गुलेर रियासत के राजा हुए। उन्होंने इस मंदिर के चारों तरफ एक किले का निर्माण करवाया था, जबकि उनका किला जो है वो गुलेर रियासत जो थी वो गुलेर में उनका किला बना हुआ है, आज भी है। लेकिन ये मंदिर की प्रोटेक्शन। तो चलिए इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।